नमस्कार दोस्तों, न्यू जनरेशन शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। यस। आदरणीय महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से समितियों के महत्व में दोनों प्रकार से अभिवृद्धि हुई है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, समितियाँ पहले ज़्यादा अधिकार संपन्न नहीं हुआ करती थीं। उनके प्रतिवेदन मात्र अनुशंसात्मक हुआ करते थे। अब संविधान की धारा के अंतर्गत सदन की समितियों को शक्तियाँ और विशेष अधिकारों को संवैधानिक रूप दिया है। वहीं दूसरी ओर जनता द्वारा निर्वाचित सरकारों की स्थापना होने से लोक कल्याण की अनेक नवीन गतिविधियां भी आरंभ की गई हैं। सदन का प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करने के दृष्टिकोण से अतिरिक्त समितियों का गठन अपरिहार्य हो गया। अंततः संसद और विधानमंडल के स्तर पर वर्तमान में अनेक समिति कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से जन भावना और जन अपेक्षाओं को उचित आधार तो मिलता ही है, इसके साथ ही कार्यपालिका पर सदन का नियंत्रण और प्रशासन पर अंकुश बनाए रखने और उसे उत्तरदायी बनाने की दिशा में सक्षम प्रयास भी होता है। स्टॉप पैरा। प्रायः समितियां विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को सम्मिलित कर गठित की जाती हैं, जिससे उनमें एक सशक्त सामूहिक भावना पैदा होती है, जिसके कारण सदस्य दलगत भावना से ऊपर उठकर प्रश्नों के ऊपर गुण-दोष के आधार पर निष्पक्ष रूप से विचार करते हैं। समितियों से जुड़े होने के कारण सदस्यों को विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता भी प्राप्त होती है। यदि संबंधित विभाग ने उपलब्ध साधनों का उपयोग करके जो कार्य किया है, उसकी जांच समिति अच्छी तरह से कर सकती है। इसके अलावा संसदीय समितियां महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए सदन का समय बचाती हैं और सदन को विषयों की व्यापकता में जाने से रोकती हैं, जिससे वह नीतियों और महत्वपूर्ण सिद्धांतों के विषय पर नियंत्रण रख सकें। इस व्यवस्था को कैसे सफल बनाया जाए, इसके लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? ये प्रश्न ऐसे हैं जिस पर हर व्यक्ति के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन एक बात सर्वमान्य है कि लगन निष्ठा के बिना यह काम नहीं हो सकता। इनके गठन से ऐसे लोग भी सतर्क रहते हैं जिन्होंने कभी कोई लापरवाही की हो, बेईमानी की हो, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया हो अथवा समिति को वांछित जानकारी का दस्तावेज देने में विलंब किया हो। वे जानते हैं कि हमने यह कार्य किया तो समिति जनता के सामने उनका भांडा फोड़ देगी। समिति व्यवस्था से एक ओर तो संसदीय
उत्तरदायित्व की अवधारणा पुष्ट होती है, तो दूसरी ओर इससे सदन के पीछे बैठे सदस्यों की उदासीनता और सदन में बार बार अपव्यवस्था पैदा होने की समस्या भी कुछ हद तक दूर हो जाती है। इससे पीछे बैठने वाले सदस्यों में कार्यवाही के प्रति सक्रिय रूप से भाग लेने की इच्छा पैदा होती है। ये सदस्यों को संबंधित विषयों पर गहन अध्ययन के अवसर प्रदान करती है। इन समितियों की बैठक में सूक्ष्मता से बिना भेदभाव के चर्चा और विचार विमर्श किया जाता है। स्टॉप पैरा। चुनाव के समय भारतीय मतदाताओं के बारे में यह मान लिया जाता है कि वे वोट देते समय अपने लाभ हानि के बारे में, आसपास हुए विकास के बारे में, मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के बारे में संतुलित ढंग से सोच करके वोट देंगे। यह माना जाता है कि वे उपलब्ध जानकारी के आधार पर अच्छी तरह सोचकर अपने मत का उपयोग करेंगे कि उन्हें पहले के सत्ताधारी दल से अपेक्षित लाभ मिला है कि नहीं। यह संभव है कि कई मतदाता इस तरह भली भांति सोचकर वोट देते हों, लेकिन यह मामला अधिकांश रूप से विचार विमर्श और लाभ मिलने की वजह सामाजिक धारणा का ज़्यादा होता है। अक्सर इस धारणा के आधार पर दे दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति सत्ताधारी दल विपक्षी दल से लाभ मिल सकता है। जाति के आधार पर आरक्षण प्राप्त करने की उम्मीद में वोट देने के कई उदाहरण हमारे सामने रहे हैं। कभी इसका उल्टा भी होता है। लाभ मिलने के बावजूद यह धारणा बन जाती है कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ और फिर लोग वोट नहीं देते। स्टॉप पैरा। मतदाताओं का मनोविज्ञान अन्य तरह की सोच से भी संचालित हो सकता है। एक तो हमारे यहाँ वोट बैंक की परंपरागत धारणा यह है कि जिसमें पूरा समुदाय या पूरा वर्ग यह मान बैठता है कि उसका भविष्य अमुक दल या नेता के साथ ही सुरक्षित है और फिर सारे वोट उसी नेता के पक्ष में पड़ जाते हैं। कई बार लगता है कि फलाह ताकत के खिलाफ बगावत ही इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है, तो यह वोट ना देने का कारण बन जाता है। देश में अगर स्थायी वोट बैंक रहे हैं तो कुछ ऐसे समुदाय भी हैं जो अपनी बागी प्रवृत्ति के कारण ही जाने जाते हैं। ऐसे में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक चीज़ तो यह कि दल या नेता अपनी कैसी छवि बनाना चाहता है और दूसरी चीज़ कि नेता के बारे में सामाजिक धारणा क्या बन गई है। यह भी माना जाता है कि मौजूदा व्यवस्था में जिन लोगों ने अधिक लाभ पाया है वे उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही वोट देंगे। शासक दल भी यही सोचता है कि लोग उसके
विकास कार्यों और लोक लुभावन कदमों से खुश होकर उसे फिर से चुन लिया जाएगा। इसलिए इस वह इसका खूब प्रचार करता है। यह भी सोच लिया जाता है कि एक राज्य के शासक दल के कामों पर दूसरे राज्य के लोग भी उसे ही वोट देंगे। लेकिन एक बार अपनी स्थिति मजबूत हो जाए तो एक अलग तरह की सोच हावी हो सकती है कि अब हम आगे किसी बड़े बदलाव का हिस्सा बने या और आगे बढ़ने के लिए उन अनेक प्रकार की बाधाएं नज़र आने लगती हैं, जिन्हें हटाने के लिए परिवर्तन की सोच बन जाती है। जैसे आर्थिक सुधारों का फ़ायदा उठाने वाले वर्ग को यह लगने लगा है कि अब उनके आगे के सफ़र में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा है। कई तरह के सामाजिक, सामुदायिक, आर्थिक और सांप्रदायिक दबावों के बीच एक मतदाता अपने वोट का फैसला करता है। इसलिए नतीजों की सटीक भविष्यवाणी करना असंभव प्रतीत होता है। स्टॉप।